अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट 5 या 6 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के प्रीवियस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिनमें 6 बैच है, 5th बैच है या 4th बैच है, उनमें ये PPSC के पैनलिस्ट ने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ सके हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर आप जो है वो जो रिमेनिंग डाटा रहता है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके पास हैं, काइंडली उस पर एक वीडियो जनरेट करें। तो आज मैं वो 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो तकरीबन सब इंस्पेक्टर के तमाम रीजन्स के अंदर हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हाउ यू कैन टैकल ए मॉब। मॉब कहते हैं भीड़ को, हजूम को। एज ए सब इंस्पेक्टर आप किसी भी हजूम को या मॉब को कैसे टैकल करेंगे। इससे प्रीवियस जो है वो मैं व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ, एक ये क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट एंड फेलियर्स इन योर लाइफ, एंड आपकी हॉबीज़ क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई क्या होती है, आप अपनी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस के बारे में बताएं। ये 5 क्वेश्चंस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इससे प्रीवियस वीडियोस जो है वो मेरी देख सकते हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनका अभी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू होना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैं 35 वीडियोस जो है वो पोस्ट कर चुका हूँ जो ऑल एंड ऑल जो है वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू के लिए है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने अभी इंटरव्यू देना है वो इस चैनल को विजिट करके तमाम वीडियोस को 2 से 3 बार देख के अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद जो है वो चीज़ों को डिस्कस करें। तो ये पिछले 5 क्वेश्चन जो है वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है जी, सबसे पहले आप किसी भी हजूम को या भीड़ को किस तरह आप डील करेंगे। आप एक लीडर हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आपके अंडर जो है वो तकरीबन 10 से 12 कांस्टेबल हैं। तो आप एज ए लीडर, आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर एक हजूम या भीड़ को किस तरह जो है उसे डील करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने बतानी कि सर मैं निगोशिएशंस करूँगा। निगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिप्लोमेटिक बिहेवियर पे बड़े वास्ट तरीके से बात की है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। निगोशिएट करना, किसी से बातचीत करना। उस मॉब का कोई भी लीडर होगा जो नारेबाजी कर रहा होगा या उस हजूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई पार्टी है, कोई आपके सामने जो है वो तंजीम है, कोई यूनियन है, उसका कोई ना कोई लीडर होता है। आपने सबसे पहले उस लीडर से बात करनी है कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। किसी भी मॉब को कंट्रोल करने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो निगोशिएट करना होता है, किसी से बातचीत करना होता है, उनको रोकना होता है कि आपने सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाना। जानो माल की हिफाजत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंस्पेक्टर के पास है, और यही चीज़ें आपने उनको बतानी है कि आप सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपने लेना है, टेबल टॉक। आई विल टॉक विद हेड्स ऑफ मॉब दैट देयर इज लॉ, कि कानून है, कानून के मुताबिक आपको जस्टिस मिलेगा, कानून के मुताबिक आपके एतराज़ात को दूर किया जाएगा, कानून के मुताबिक आपके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। तो किसी भी जो हजूम का हेड होता है आपने उससे टेबल टॉक करनी है, बैठ के बात करनी है, निगोशिएशंस करनी है कि कानून के मुताबिक आपके तमाम एतराज़ात और तमाम मुतालबात को पूरा किया जाएगा, लेकिन आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। ये चीज़ आपने वहाँ एज ए सब इंस्पेक्टर किसी भी हजूम के हेड को आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करवानी है। तीसरी चीज़ है जी, अगर तो वो हजूम आपसे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, PPSC वाले पूछ सकते हैं कि बेटा आप तो ये चीज़ें करेंगे, निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे या टेबल टॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे वो हजूम नहीं संभल पा रहा, वो बंदे आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है, वो बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे। आपने कहना सर सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करूँगा, मैं अपने इंस्पेक्टर साहबान को या DSP साहबान को इस मसले से आगाह करूँगा, मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद आप जी वाटर शेलिंग या गैस शेलिंग,
आपके पास गोली चलाने का इख्तियार नहीं है, खा जितनी भी गंभीर सूरत हाल हो, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान की हिफाजत आखिरी हद तक जाएगा, लेकिन जब उसे अपनी जान का खतरा होगा सिर्फ तब वो डिफेंड करने के लिए गोली चला सकता, अदरवाइज कोई भी सब इंस्पेक्टर जो है वो गोली नहीं चला सकता। तो आपने वहां पे कहना है कि सर हम हिफाजती तौर पे हजूम को बिखेरने के लिए, उनको इंतशार करने के लिए हम सिर्फ जो है वो वाटर शेलिंग कर सकती हैं या गैस शेलिंग कर सकती हैं किसी भी मॉब को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा या एक सब इंस्पेक्टर जो है वो हवाई फायर कर सकता है। कभी भी आप डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। पुलिस का मकसद जो है वो अवाम की जानो माल की हिफाजत करना है, उनकी जान लेना नहीं है। कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए आप फायर नहीं कर सकते, सिर्फ आप रबड़ की गोली यूज़ कर सकते हैं, या आप वाटर शेलिंग कर सकते हैं, या आप गैस शेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, इस हद तक कि आपको अपनी जान का खतरा है, फिर आप डिफेंडिंग तौर पे आप हवाई फायर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है। ये उस क्वेश्चंस के आंसर हैं कि आप हजूम को कैसे कंट्रोल करेंगे। मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर कॉल्स पे कहा है, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि सर इस बात पे एक वीडियो, इस क्वेश्चंस पे एक वीडियो जनरेट करें, हाउ यू कैन टैकल ए मॉब। तो ये 4 से 5 चीज़ें आपने 3-4 मिनट इस पे डिस्कस कर सकते हैं पैनलिस्ट के साथ कि हम किसी भी हजूम को किस तरह कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहा हूँ जी। वाई वी सिलेक्ट यू एज ए सब इंस्पेक्टर, आप में ऐसा क्या है कि हम आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती कर लें, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे बेटा जी आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, आपने वो स्ट्रेंथ बतानी है जो सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायर है, जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में आपसे मांगी हुई है। अब सब इंस्पेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक जो है वो 10 से 12 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू देना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अच्छे तरीके से विजिट करें। तमाम जो वीडियोज़ हैं उनको 2-2, 3-3 बार देख के अपने नोट्स बनाएं, तभी आप इन चीज़ों के, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको हम सब इंस्पेक्टर क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसा क्या है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये ईच एंड एवरीथिंग, तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा। आपने कहना है सर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मुझ में डिसीजन लेने की स्किल्स है, मैं एक लीडर के तौर पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में मैंने जो है वो एज ए लीडर काफ़ी सारे रोल्स जो है वो अदा किए हुए हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो किसी भी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी जो स्किल्स है वो डिसीजन मेकिंग स्किल है। आपने कहना है कि सर आई हैव डिसीजन मेकिंग स्किल। उसके बाद आपने कहना आई कैन कंट्रोल मॉब। जब आप ये लाइन बोलेंगे कि मैं हजूम को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उन्होंने पूछना है बेटा आप हमें बताएं आप कैसे हजूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर आपने ये ऊपर वाले ये जो 4-5 लाइनें हैं, फिर आपने ये बताना है कि सर मैं निगोशिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, मैं टेबल टॉक करके मॉब को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज़ आपने तब बतानी है। तीसरी चीज़ आपने बतानी है सर आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। देखें एज ए सब इंस्पेक्टर आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, लोगों को आपने डील करना है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एक अच्छे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे बतानी है कि सर आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद ही आपने चौथी चीज़ वहाँ पे बतानी है आई हैव डिप्लोमेटिक बिहेवियर। अब डिप्लोमेटिक बिहेवियर क्या होता है जी, जब कोई 2 बंदे या 2 पार्टीज आपस में लड़ रही हों, आप उसमें बीच बचाव करके आप दोनों की सुलह करवा लेते हैं, तो इट्स मीन दैट यू हैव डिप्लोमेटिक बिहेवियर। एज ए सब इंस्पेक्टर जिस बंदे के पास डिप्लोमेटिक बिहेवियर है वो एक अच्छा सब इंस्पेक्टर बन सकता है। तो आपने ये बताना है कि सर मेरे पास डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, इसलिए आप मुझे सब इंस्पेक्टर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आई कैन कंट्रोल सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म पे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई है ऑलरेडी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सेक्टेरियनिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सेक्टेरियनिज्म पैदा क्यों होता है मुल्क के अंदर, सेक्टेरियनिज्म की वजह क्या है। सेक्टेरियनिज्म होता है फिरका वारियत। आप अपने फिरके को इस लेवल तक आप एक्सट्रीमिस्ट हो,
इस शिद्दत के साथ अपने फ़िरके के साथ अटैच हो कि दूसरे फ़िरकों के आप जो है उसकी सेक्रेसी को, उसकी हुर्मत को, या उसकी जो है वो डिग्निटी को आप चैलेंज कर रहे हो। इस चीज़ को कहते हैं सेक्टेरियनिज्म। तो जब आप कहेंगे कि सर मैं सेक्टेरियनिज्म को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इट्स मीन दैट यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस। उसके बाद आपने बताना सर आई हैव लीडरशिप स्किल्स। वो पूछेंगे बेटा आप बताएं हमें आपने अपनी लाइफ में कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे आपको लगता है कि यू हैव लीडरशिप स्किल्स। आप बताएंगे सर मैंने स्कूल कंपटीशन में क्रिकेट टीम का कैप्टन था, या मैंने एज ए अपनी टीम को लीड किया था, मैंने एक टैबलो किया था, मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट इंट्रा कंपटीशन में किया था। तो ये आपने वो तमाम चीज़ें बतानी है जिसमें आप एज ए लीडर थे, आपने एज ए लीडरशिप स्किल्स वहाँ अपनी प्रोवाइड करनी है। आई कैन वर्क एज ए टीम प्लेयर। एक अच्छे सब इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो टीम प्लेयर उसमें हो, टीम प्लेयर का उसके पैशन हो। तो आपने वहाँ पे बताना है कि सर मैं अपनी टीम को लेकर चल सकता हूँ, मैं ऑलरेडी बिकॉज ए लीडरशिप स्किल्स है मेरे लिए, इसलिए मुझे अपनी टीम के बारे में भी पता होगा, मैं अपनी टीम को लेके इजीली अपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को रन अप कर सकता हूँ। आई एम ए क्विक लर्नर। क्विक लर्नर जो है वो एक अच्छी खसूसियत है सब इंस्पेक्टर के लिए। कल को आपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को लर्न करना है, सिहाला ट्रेनिंग कॉलेज में आपने चीज़ों को लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपने पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। तो आप एज ए क्विक लर्नर होंगे तो आप एक अच्छे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो वाई वी सिलेक्ट यू एज ए सब इंस्पेक्टर, तो ये 7 से 8 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप अच्छे तरीके से वहाँ पे 3 से 4 मिनट बोल भी सकते हैं। इन चीज़ों को आप वहाँ पे इलेबोरेट भी कर सकते हैं, उनको आप कन्विंस भी कर सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि सर हाउ आई एम ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, पाक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद मुआहदा क्या था। ताशकंद बेसिकली बेटा जी कैपिटल है उज़्बेकिस्तान कंट्री का। ये 10 जनवरी 1966 को एक मुआहदा हुआ था जिसमें अयूब खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक मुआहदा हुआ था ताशकंद में बैठ के। ताशकंद इज कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे बैठ के एक मुआहदा हुआ था, इसलिए इसे ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं। लोकेशन क्या थी? ताशकंद इज कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। और मेडिएटर का मतलब जिसने बीच बचाव किया है, जिसने ये मुआहदा करवाया वो था सोवियत यूनियन, जो आजकल जो है सोवियत यूनियन डिसॉल्व होके 1991 में 15 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। तो उस वक्त ये स्टेट्स कंप्राइज होके सोवियत यूनियन थी, रशिया थी। पर्पस क्या था जी? पीस, अमन की तरफ, कल्चर हम दोनों का कल्चर सेम है, सो हम इसको जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में सोचा जा सकता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये हुआ था। ट्रेड के बारे में सोचा जा सकता है। एंड ऑफ वार 1965। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपसे पूछ सकते हैं बेटा 1965 के बाद पाकिस्तान और इंडिया में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो आपने कहना ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है। ताशकंद एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या था? 1965 की वार को एंड करना। आगे जी, ट्रू रिलेशंस ऑफ गुड नेबर्स, अच्छे हमसायों की तरह अच्छे ताल्लुकात कायम करना। बोथ पार्टीज कॉल देयर आर्मीज, तो उन्होंने अपनी आर्मीज को वापस बुला लिया था दोनों पार्टीज ने। तो आप अगर आपसे पूछा जाता है बेटा ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बताएं, तो आपने ये 4 से 5 चीज़ें वहाँ पे बतानी है, इसको अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफेंड करना है। आपने बताना है सर इसका पर्पस कल्चर था, पीस था, इकोनॉमिक था, ट्रेड था। 1965 की वार को एंड करना मेन पर्पस था। ट्रू रिलेशंस ऑफ गुड नेबर्स, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान ताशकंद के अंदर 10 जनवरी 1966 को यह एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सोवियत यूनियन ने एज ए मेडिएटर काम किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दें। तो आपने बताना है सर इसके आर्टिकल 234 थे, इसमें पार्लिमानी निज़ाम था, लेकिन उस वक्त क्या था? सिर्फ नेशनल असेंबली थी, पार्लियामेंट में आपका सेनेट नहीं था। बट एट दिस टाइम नेशनल असेंबली वाज इन पार्लियामेंट, पार्लिमानी निज़ाम ज़रूर था लेकिन उस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली थी। अब तो आपका सेनेट भी है ना, लेकिन उस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली थी लेकिन था पार्लिमानी निज़ाम।
बिकॉज इट वॉज जस्ट नेशनल असेंबली सो इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। देखें, जब बाईकैमरल का मतलब है सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाईकैमरल है। क्यों? बाईकैमरल का मतलब है दो हाउसेस, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। लेकिन उस वक्त यूनिकैमरल था क्योंकि एक हाउस था, उसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली। बट नाउ इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली एंड सेनेट आल्सो अवेलेबल सो इट इज कॉल्ड बाईकैमरल सिस्टम। अब वाला जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाईकैमरल सिस्टम है, लेकिन उस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली थी, इसलिए हम उसे 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिकैमरल सिस्टम था। ये 23 मार्च 1956 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये नाफिज किया गया था। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने बताना सर 23 मार्च को नाफिज हुआ था, ये पार्लिमानी सिस्टम है, लेकिन उस वक्त ये यूनिकैमरल था क्योंकि सिर्फ नेशनल असेंबली थी। लेकिन अब वाला जो 1973 वाला ये बाईकैमरल है क्योंकि अब नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट भी है। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा जी 19 आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज चौधरी मोहम्मद अली, 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चौधरी मोहम्मद अली लेके आए थे। ही वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जिसे सदारती निज़ाम कहते हैं। सदारती निज़ाम के अंदर आपका जो सदर होता है वही करता धरता होता है। उसने ऑर्डिनेंस पास करने होते हैं, उसने लॉ पास करने होते हैं। तब आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई सोच भी वहाँ तक नहीं जाती। आगे आर्किटेक्ट है यहाँ का अयूब खान ये आइन लेके आया था। इसके 250 आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी। ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, अब जो मेन क्वेश्चन पीपीएससी वाले पूछते हैं वो पूछते हैं बेटा जी 1956 और 1962 के आइन में क्या फ़र्क था। तो 1956 वाला आइन जो है वो पार्लिमानी निज़ाम था। पार्लिमानी निज़ाम का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी कानून बनाना है वो पहले नेशनल असेंबली में आएगा, वहाँ पे ऑपोजिशन के साथ मिलके बहस की जाएगी। अगर वहाँ से मंजूर होता है तो फिर सेनेट के अंदर आएगा, सेनेट के अंदर मजीद ऑपोजिशन के साथ बहस होगी। सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर के पास आएगा, वो साइन करेगा, फिर आपका कानून जो है मुल्क के अंदर नाफिज होगा। इसे कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम। पार्लियामेंट के अंदर आपका कानून बनता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या है? सदारती निज़ाम। इसमें कोई पार्लियामेंट नहीं है। सदर का जो दिल करेगा वो कानून बनाएगा और मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। इसलिए पीपीएससी के बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन होता है कि बेटा आप पार्लियामानी निज़ाम को तरजीह देते हैं या आप प्रेसिडेंशियल निज़ाम को तरजीह देते हैं। तो आपने वहाँ पे कहना है कि सर मैं पार्लियामानी निज़ाम को तरजीह देता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, ऑपोजिशन को इंगेज किया जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है, अपनी बात भी रखी जाती है। फिर डिस्कशन के बाद मुतफिका राय से आपका कोई भी कानून नाफिज किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल का तो नुकसान है कि सदर का जो दिल करेगा वो आपके मुल्क के अंदर कानून नाफिज कर देगा। तो आपने ये चीज़ वहाँ पे बतानी है कि मेन डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है जी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज किया गया था। इसको बनाने वाला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आर्टिकल इसके जो है ये 1980 नहीं है, आर्टिकल इसके 280 यहाँ पे मैंने लिखने थे। 280 के आर्टिकल्स हैं, जबकि 1962 वाले के 250 आर्टिकल्स हैं। सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एट दिस टाइम पार्लियामेंट कंसिस्ट नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। देखिए 1956 वाले आयन में पार्लियामानी निज़ाम था, लेकिन उस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली थी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असेंबली भी है, सेनेट भी है और प्रेसिडेंट भी है। पार्लियामेंट वाज बाईकैमरल बिकॉज नेशनल असेंबली एंड प्रेसिडेंट वाज इंक्लूडेड। देखें जो 1973 वाला निज़ाम है वो बाईकैमरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट दो चीज़ें हैं। लेकिन 1956 वाला आइन भी पार्लियामानी निज़ाम था, लेकिन यूनिकैमरल था। क्यों? क्योंकि इस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली थी। करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा जी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1956, 1962 और 1973 के आइन में क्या फ़र्क है, तो आप ये इजीली वहाँ पे बता सकते हैं कि 1956 वाला आइन पार्लियामानी था, 73 वाला भी पार्लियामेंट था, लेकिन 56 वाला यूनिकैमरल था, ये वाला बाईकैमरल है। 56 वाले में सिर्फ नेशनल असेंबली थी, लेकिन यहाँ पे नेशनल असेंबली प्लस सेनेट भी है।
और 1962 वाला आइन तो था ही आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये थी जी आज की वीडियो जो मैंने नोट किया है कि तमाम कैंडिडेट से सब इंस्पेक्टर के डिफरेंट रीजन में से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताएं, 62 के बारे में बताएं, या फिर आप हमें 56 के बारे में बताएं। ताशकंद डिक्लेरेशन क्या होता है, आप एज ए सब इंस्पेक्टर आप में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि हम आपको सिलेक्ट करें। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप किसी भी मॉब को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू देना है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वो बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं और फिर जो है अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। ये चैनल सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।